अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.4 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो वर्ड सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है? अगर आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं और वो उसमें हल पजीर हो जाए तो इस अमल को कहते हैं बेटा हम सॉल्युबिलिटी। ये बात तो क्लियर है। तो जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या है बेटा आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो जो भी आयंस प्रोड्यूस हो रहा है आपने क्या लेना है बेटा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो जो आयन प्रोड्यूस हो रहा है आपने उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, तो इसको हम कहते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा थोड़ी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सॉल्ट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इस टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा? सॉल्ट्स आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बेटा आपके पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि होते हैं बेटा कैटाइन और एनाइन। ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स की हमारे पास दो टाइप है। एक है बेटा आपके पास हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, दूसरा है बेटा आपके पास स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं बेटा जो पानी में भारी मिकदार में हल होते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो बिल्कुल मामूली सी मिकदार में जो है वो पानी में हल पजीर होते हैं और बाकी के बाकी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, फिर उसके बाद देखेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट की एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिससे आप एक वाकिफ है, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम क्या है बेटा NaCl को पानी में डुबोते हैं, ठीक है NaCl को पानी में डुबोते हैं तो क्या है बेटा इसमें हमारे पास सोडियम आयन भी आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट को जब भी आप पानी में डुबोएंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस में। ठीक है, तो सोडियम आयन भी आएगा आपके पास और क्लोराइड आयन भी हासिल होगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम पढ़े बेटा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो आपके पास जो NaCl इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ठीक है, तो NaCl की जो सॉल्युबिलिटी आपके पास मौजूद है वो है बेटा 360 ग्राम। ठीक है, तो 360 ग्राम NaCl जो है आपके पास 1 DM³ सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, 1 DM³ सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो सकता है 360 ग्राम वाटर। ये बात तो क्लियर है। तो NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। NaCl जो है वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये बात तो क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। अब इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसका नाम है बेटा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसके नीचे में हमारे पास आयन तो हासिल होंगे, लेकिन आयन्स की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी। आयन तो हासिल होंगे लेकिन आयन की जो कंसनट्रेशन है आपके पास कम होगी। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को डिज़ोल्व करने के बाद हमारे पास आयन्स हासिल होते हैं बेटा सिल्वर के और क्लोराइड आयन। ठीक है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम होगी क्योंकि बेटा AgCl की सॉल्युबिलिटी कम है, जबकि NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है बेटा? 360 ग्राम पर DM³ वाटर। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बेटा 1 DM³ के सोल्यूशन में, 1 DM³ के वाटर सोल्यूशन में आपके पास 360 ग्राम NaCl जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे बेटा हमारे पास सोडियम के आयन और क्लोराइड के आयन प्रोड्यूस होगी, तो जिसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा AgCl की जो है सॉल्युबिलिटी कम है, तो आपके पास क्या बेटा सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हासिल होगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबल कम है तो कम आयन प्रोड्यूस करेगा, ये सॉल्युबल ज़्यादा है तो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के हवाले से। ठीक है, तो हमारे पास जो AgCl इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ठीक है, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी आपके पास 0.0018 ग्राम पर DM³। ठीक है, तो 1 DM³ वाटर सोल्यूशन में, 1 DM³ वाटर सोल्यूशन में जो AgCl डिज़ोल्व हो सकता है वो हो सकता है बेटा 0.0018 ग्राम। ठीक है, जबकि NaCl में देखेंगे बेटा आप यहाँ पे 360 ग्राम है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे वो है बेटा 0.0018 ग्राम पर DM³। ये बात समझ में आ रही? तो अगर देखें बेटा AgCl की सॉल्युबिलिटी कम है तो इसके आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी आपके पास क्या होगी? कम होगी। ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं? ठीक है, तो ये यूनिट क्या है बेटा हमारे पास? ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है बेटा ग्राम पर DM³। ये भी क्या है बेटा आपके पास? ग्राम पर DM³। ठीक है, तो ग्राम पर DM³ के अलावा बेटा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा मोल पर DM³। ठीक है, तो मोल पर DM³ क्या होता है बेटा आपके पास? मोलैरिटी होता है। ये बात क्लियर है, यानी एक DM³ के वॉल्यूम में कितने मोल्स मौजूद है। अगर हम NaCl की कंसनट्रेशन देखें बेटा मोल पर DM³ में तो वो किस तरीके से आएगी इसको भी देखते हैं। तो अगर आप इसी को क्या बेटा मोल पर DM³ में मालूम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास 360 ग्राम NaCl है इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसके मोलर मैस से। ठीक है, तो NaCl का जो मोलर मैस होता है वो होता है बेटा 58.5, तो 360 ग्राम को हमने डिवाइड किया बेटा 58.5 से, तो हमारे पास आया बेटा 6.15। ठीक है,
मोल पर DM³ ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा कंसंट्रेशन यूनिट है, ये भी क्या है बेटा कंसंट्रेशन यूनिट है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मोल पर DM³ जो है वो मोलैरिटी के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो AgCl है वो ग्राम पर DM³ में इतना सॉल्युबल है। तो अगर हम मोल के हिसाब से मालूम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें AgCl का मोलर मैस पता होना चाहिए, जो कि होता है बेटा 143.3 AgCl का मोलर मैस, ठीक है। तो सिल्वर का जो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है बेटा 107.8, ठीक है। और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, तो इसको हम जमा करते हैं तो आता है बेटा 143.5, ठीक है। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 0.0018 को 143.3 से, ठीक है। तो इसके बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 1.256, ठीक है, और एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो AgCl की जो आपके पास सॉल्युबिलिटी है वो क्या है बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³ सोल्यूशन, क्लियर है। तो बेटा आपके पास जो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो NaCl की ज़्यादा है, जो कि 6.15 मोल है 1 DM³ सोल्यूशन में, जबकि AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो है बेटा 1.256 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है, मोल पर DM³। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें भी समझ में आएगी। तो व्हेन एन आयनिक सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, तो जब भी आप किसी आयनिक सॉलिड सब्सटेंस को डिजॉल्व करें बेटा पानी में, तो वो क्या है बेटा अपने आयंस में टूट जाता है और उसके आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इट डिसोसिएट टू गिव कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा कैटाइन पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला एनाइन, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या बेटा सॉलिड को पानी में डालते हैं बेटा आयनाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। तो सॉलिड क्या है बेटा आयनाइज हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि फ़ौरन तो आयनाइज नहीं हो जाएगा, स्लोली आयनाइज होगा और आहिस्ते आहिस्ते क्या है बेटा आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा, ठीक है। तो एज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या है बेटा आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, दे कोलाइड एंड रिफॉर्म द सॉलिड फेज, ठीक है। तो आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो क्या है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा और साथ साथ बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रहा होगा, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रहा होगा, साथ के साथ क्या है बेटा बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रहा होगा। तो इसमें भी क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम होगा, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा एक रिवर्सेबल प्रोसेस लिखा है, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो साथ के साथ आयंस में तब्दील भी हो रहा होगा और आयन जो है वो आपस में टकरा के दोबारा सॉलिड फेज में भी तब्दील होगा और इसके दरमियान भी क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है। तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सोल्यूशन इंक्रीज दे कोलाइड एंड रिफॉर्म द सॉलिड फेज। बात क्लियर हो गई। तो अल्टीमेटली डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तो इनमें भी क्या है बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन द सॉलिड फेज। तो इक्विलिब्रियम किसके दरमियान क्या होगा बेटा सॉलिड फेज के दरमियान और आयंस के दरमियान, ठीक है, बिटवीन द सॉलिड फेज एंड द कैटाइन एंड एनाइन इन सोल्यूशन। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो जब आप AgCl को पानी में डालेंगे तो थोड़े से AgCl जो है वो आयोनाइज होंगे। कितने होंगे बेटा 0.0018 ग्राम पर DM³ सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या है बेटा 1 DM³ के सोल्यूशन में क्या है बेटा 0.0018 ग्राम जो है AgCl वो आयोनाइज होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा बेटा बाकी के बाकी सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन ही रह जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो वेरियस आयनिक कंपाउंड सच एज AgCl, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर कॉमनली नोन एज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सॉल्ट का नाम लिखा गया है जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ऐसा नहीं कि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत सारी सॉल्ट्स मौजूद है। इसकी एक किताब में हमारी लिस्ट मौजूद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा हमारे पास एक सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या है बेटा यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन देखेंगे किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट भी एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका थोड़ा सा पार्ट जो है बेटा वो आयोनाइज होगा और उसके बाद जो है बेटा इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट इज अ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट व्हेन इट इज पुट इनटू वाटर अ वेरी स्मॉल पार्ट बिकम्स आयोनाइज्ड एंड एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा बिटवीन सॉलिड फेज एंड आयंस के दरमियान, ठीक है, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेटा, तो अगर आप किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें और जब सॉलिड में क्या है बेटा गुंजाइश खत्म हो जाती है तो आपके पास सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है वो कहलाता है बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो पानी में जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास एक सॉल्ट है, इसका हमने एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखा है। तो देखिए बेटा कैल्शियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में पानी में डाला आयोनाइज हुआ, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस हुआ एक्वस सोल्यूशन में और सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुआ बेटा एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा इस रिवर्सेबल रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है बेटा आयंस मौजूद है और रिएक्टर साइड में क्या है बेटा आपके पास कैल्शियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में, ठीक है।
तो बेटा ऊपर क्या आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आती, तो आपने क्या लिखना है बेटा आयंस की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा बेटा हमने कैल्शियम आयन और यहाँ पे लिखा हमने सल्फेट आयन, ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आएगा बेटा, आपके पास कैल्शियम सल्फेट आएगा और इसकी हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। ये हमारे पास दिखाएगी बेटा केसी की एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से हम लिखते हैं जो कि आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते बेटा, जब आपके पास इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद क्या होगा बेटा, आपके पास जो कैल्शियम सल्फेट है तो वो क्या बेटा कुछ पार्ट में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और इसमें सोल्यूशन में आयंस मौजूद होंगे, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है सॉलिड के दरमियान और आयंस के दरमियान, ठीक है। तो क्या है बेटा आपके पास जो कैल्शियम सल्फेट है या कोई दूसरा सॉलिड हो, कोई दूसरा सॉल्ट हो, तो फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या है बेटा आपके पास कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमने क्या है बेटा इसको हटा देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो केसी जो है वो तब्दील हो जाएगा केएसपी में, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको हटाएंगे, तो केसी जो है वो केएसपी में तब्दील हो जाएगा और केएसपी कहलाता है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो आपके पास जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल होने के लिए हमारे पास क्या बेटा आयंस की कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। हमने क्या लेना बेटा, इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, उसको हम कहते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए बेटा, सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaSO4 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिक्स, therefore it is not included in the equilibrium expression and thus Kc is replaced by Ksp। तो इसको हम हटाएंगे और Kc को रिप्लेस कर देंगे बेटा Ksp से, और Ksp का मतलब क्या है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो हर सॉल्ट की क्या है बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास AgCl है तो इसकी Ksp की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू दूसरी होगी, इसकी Ksp की वैल्यू चेंज होगी, इसकी Ksp की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, इस बात को याद रखना है। तो Ksp की वैल्यू की मदद से क्या बेटा हम किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है जो कि कैलकुलेटेड है। तो सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaSO4 इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिक्स्ड, देयरफॉर इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन एंड thus Kc is replaced by Ksp which is known as solubility product constant। तो Ksp का मतलब क्या है बेटा solubility product constant, और इसका सिंपली शॉर्ट में कह सकते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ solubility product, ठीक है। तो कांस्टेंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इसके अलावा बेटा आप Ksp भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, CaSO4 की कंसंट्रेशन जो सॉल्ट मौजूद था इक्विलिब्रियम कायम हो चुका था, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो देखिए बेटा Kc जो है वो रिप्लेस हो गया Ksp से और CaSO4 हट गया, तो ऊपर हमारे पास बचा सिर्फ क्या बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बची, हमारे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बचा, देखें, ठीक है। तो कैल्शियम आयन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास Ksp की वैल्यू है कैल्शियम सल्फेट के लिए, जो Ksp की वैल्यू है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -5 जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ देखिए बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या बेटा कैल्शियम सल्फेट के लिए जो आपके पास Ksp की वैल्यू होगी वो होगी बेटा 2.4 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। लेकिन क्या बेटा टेम्परेचर की वजह से चेंज आ सकता है, तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है बेटा वो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दी गई है, ठीक है। तो जैसे आप देखते थे बेटा इक्विलिब्रियम Kc में, तो Kc की वैल्यू भी बेटा एक इक्वेशन के लिए फिक्स होती थी, एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती थी, लेकिन क्या बेटा Kc की वैल्यू तब्दील हो जाती थी टेम्परेचर चेंज करने से। तो यहाँ पे भी क्या बेटा ये वैल्यू जो है वो तब्दील हो सकती है टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, लेकिन यहाँ बेटा हमारे पास एक रूम टेम्परेचर पे Ksp की वैल्यू हमें दी गई है। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए जो Ksp की वैल्यू है वो है 2.4 एक्सपोनेंट -5, ये बात क्लियर हो गई। तो हम Ksp को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट है किसका बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा प्रोडक्ट है किसका बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इसको हम क्या कहते हैं बेटा Ksp कहते हैं। तो देखते हैं बेटा हमारे पास एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो ये रहा बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ठीक है, ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या बेटा कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर रेज कर सकते हैं 1, लेकिन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ पे पावर आएगा वहाँ पे भी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा किस तरीके से लिखना है। तो ईच रेज टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट इन आयोनाइज्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। तो देखिए बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp ऑफ अ सब्सटेंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो Ksp की वैल्यू हमेशा एक खास सॉल्ट के लिए जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बस शर्त ये है कि बेटा टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना हो, बट इट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर में तब्दीली करते हैं तो Ksp की वैल्यू भी जो है वो तब्दील हो जाएगी, लेकिन अभी हमें टेम्परेचर तब्दील नहीं करना, हमें सिंपल बातों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास दो सॉल्ट है जो कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, पहला सॉल्ट है AgCl, दूसरा है बेटा लेड क्लोराइड, ठीक है।
तो देखिए बेटा हमने AgCl को पानी में डाला और ये आयोनाइज हुआ, उसके नीचे प्रोड्यूस हमारे पास सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। तो अगर हमने इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो KSP का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपने क्या करना है बेटा, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कौन सी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और क्लोराइड आयन की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं। तो अब इसके बाद जो AgCl की KSP की वैल्यू आती है वो आती है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10, जो कि आपकी किताब में दिया गया। अभी हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, मैं सिर्फ आपको बात समझा रहा हूँ। तो AgCl की जो KSP की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो अभी मैंने यूनिट भी नहीं लिखी, यूनिट ये भी छोड़ दें, सिर्फ वैल्यू को देखें। तो AgCl की KSP की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -10। इसी तरीके से बेटा हमारे पास लेड क्लोराइड है, तो हमने इसको पानी में डाला, ये आयोनाइज हुआ, तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हुई हमारे पास लेड आयन की और इसके अलावा बेटा क्लोराइड आयन की। तो देखिए बेटा यहाँ पे PbCl2 है, तो अगर क्या है बेटा आपके पास 1 मोल PbCl2 है, तो अगर आप 1 मोल PbCl2 को डिसॉल्व करते हैं, वैसे तो ये पूरा डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएं, अगर आपके पास 1 मोल PbCl2 डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस होगा बेटा 1 मोल लेड आयन, ठीक है, लेकिन क्लोराइड आयन जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो अगर आप क्या बेटा 1 मोल लेड क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं पानी में, आपके पास 1 मोल लेड आयन और 2 मोल जो है वो क्लोराइड आयन आएगा। ठीक है, तो ये सिंगल आएगा तो ये डबल आएगा, इस बात को भी याद रखना है। तो अगर हमने इसका क्या लिखना है बेटा, KSP का एक्सप्रेशन लिखना है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे? तो KSP का एक्सप्रेशन हमारे पास सिर्फ आएगा बेटा आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन, वो भी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और लेड, ठीक है, लेड आयन हो गया, इसके अलावा फिर स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोराइड आयन Cl, और जो कोफिशिएंट में 2 मौजूद है इसको हमने रेस कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ईच रेस टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, तो जो भी कोफिशिएंट में नंबर मौजूद है इसको हमने रेस कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो KSP की वैल्यू है हमारे पास PbCl2 की, वो है बेटा 1.8 एक्सपोनेंट -5। तो क्या है बेटा, ये AgCl की KSP की वैल्यू है, ये PbCl2 की KSP की वैल्यू है। तो KSP की वैल्यू की मदद से हम किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को पता कर सकते हैं, ये कौन सा सॉल्ट कितना सॉल्यूबल है, कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्यूबल है और कौन सा सॉल्ट जो है वो कम सॉल्यूबल है। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है KSP, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो क्या है बेटा, अगर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा तो KSP की वैल्यू में भी इजाफा होगा। अगर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा आपके पास, तो KSP की वैल्यू में भी क्या होगा बेटा, आपके पास इजाफा होगा। तो इस वैल्यू में देखिए बेटा PbCl2 की KSP की वैल्यू बड़ी है कि AgCl की KSP की वैल्यू बड़ी है। तो आप AgCl की वैल्यू में देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या बेटा एक्सपोनेंट -10 है और इसमें क्या बेटा एक्सपोनेंट -5 है। तो एक्सपोनेंट -5 का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 0.000018। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसकी KSP की वैल्यू है 0.00018, और इसकी अगर हम KSP की वैल्यू निकालें वो होगा बेटा 0.00000016। तो इसकी KSP की वैल्यू क्या बहुत कम है और इसकी KSP की वैल्यू बड़ी है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो PbCl2 की जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में बेटा, AgCl के मुकाबले में। किसके मुकाबले में बेटा, AgCl के मुकाबले में, क्योंकि PbCl2 की KSP की वैल्यू बड़ी है बनस्बत KSP की वैल्यू AgCl के। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर किसी सॉलिड की किसी सॉल्ट की KSP की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और अगर किसी सॉल्ट की KSP की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो कोई मसला तो नहीं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल्स, तो हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए हम 2 सवाल सॉल्व करेंगे। एक होगा बेटा एग्जाम्पल 7.7 जो कि पेज नंबर 157 में मौजूद है, और इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 163 में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए बेटा राइट दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें भी यही सवाल है, तो मैं ये आपको करवाऊंगा, तो ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके, और फिर बाद में इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट, PbCl2 और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आज इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट जो है बेटा वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है, हमने इसको आयोनाइज किया, पानी में डाला और ये डिज़ोल्व हुआ, और क्या है बेटा इसके कुछ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हुई। तो कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो +2 आता है, और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -2 आता है, और सल्फेट के भी बेटा कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन में प्रोड्यूस हुई है। और हमने लिखना है बेटा इसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो वो क्या होगा बेटा, आपके पास प्रोडक्ट में क्या है बेटा, कैल्शियम आयन, ओके क्लियर। इसके बाद क्या है बेटा, सल्फेट आयन, इसके ऊपर चार्ज -2,
और इस तरीके से हमने इसका KSP लिख दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से दूसरा सॉल्ट हमारे पास है PbCl2, तो सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया। तो ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम कायम होता है। तो PbCl2, तो लेड के ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है बेटा +2, ठीक है। इसके अलावा आपके पास Cl2 है, तो क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा क्लोराइड आयन में। तो आपके पास Cl2 है, तो इससे पहले आपने 2 लगा देना है, क्लियर हो गए, कोई मसला तो नहीं। और अब इसका हम KSP लिखने जा रहे हैं, तो KSP में लिखेंगे बेटा हम आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइंस में हमारे पास क्या बेटा लेड है, इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो हम लिखेंगे बेटा Cl-, और इसके कोफिशिएंट कितने बेटा 2 है, तो हम इसको रेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन का भी, सॉल्ट का भी क्या लिख दिया बेटा, KSP एक्सप्रेशन लिख दिया है। तीसरा सॉल्ट है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ठीक है। तो क्या है बेटा, इसको हमने पानी में डुबोया, तो ये आयोनाइज हुआ, उसके नतीजे में प्रोड्यूस हमारे पास आयरन, जिसके ऊपर आएगा बेटा +3, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास OH जो है वो 3 है, तो ये लिखाएंगे बेटा हमारे पास 3OH-, ठीक है। तो ये टोटल 3 हो गया, और इसके ऊपर भी पावर 3 है, चार्ज 3 है, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 Cl है, तो ये -2 हो जा रहा है। इसी तरीके से बेटा आयरन के ऊपर चार्ज +3 है, तो इसी तरीके से OH जो है वो 3 है, तो इस तरीके से भी -3 के बराबर हो गया। तो ये क्या है बेटा, आपके पास आयोनाइज हो गया। इसका हमने लिखना है बेटा KSP एक्सप्रेशन। किस तरीके से लिखेंगे बेटा, आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे। तो आइंस में हमारे पास क्या है बेटा Fe+3, और इसके बाद क्या है बेटा OH आयन, और इसके आपके पास कोफिशिएंट 3 है, इसको हमने रेस कर देना बेटा इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो इस तरीके से हमने 3 सॉल्ट का क्या लिख दिया बेटा, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये भी आसानी सॉल्व हो सकता है जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। तो पहले ही आपने सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करें, और अगर नहीं हो पाता तो आप इसको देखें, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्ट हमारे पास है बेटा BaF2, इसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया, ये भी सॉलिड स्टेट में पानी में डिज़ोल्व किया, तो प्रोड्यूस हमारे पास बेरियम आयन। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +2 आएगा, और F2 है तो प्रोड्यूस होगा 2F-, ठीक है। फ्लोराइड आयन, ये भी होगा बेटा एक्वस सोल्यूशन में, ये भी होगा एक्वस सोल्यूशन में। तो हमने इसका KSP एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट Ba+2, क्लियर। इसके अलावा क्या बेटा, फ्लोराइड आयन F-, कोफिशिएंट में 2 है, इसको हम रेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास लिथियम ऑक्सीडेट Li2C2O4, सॉलिड स्टेट में है, इसको हमने पानी में डाला तो ये आयोनाइज हुआ। तो देखिए बेटा Li2 है, ठीक है, तो ये आयोनाइज होगा, आयंस की फॉर्म में हमें हासिल होगा, तो लिखेंगे बेटा Li+1, ठीक है, 1 लिखते हैं नहीं, तो Li2 है तो इससे पहले आपने 2 लगा देना है, क्लियर हो गया। तो ये एक्वस में प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा क्या बेटा ऑक्सीलेट C2O4, तो इसको हम लिखेंगे बेटा C2O4, जिसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा बेटा आपके पास -2, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा। हम लिखने जा रहे हैं बेटा इसका KSP एक्सप्रेशन। तो KSP एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा बेटा ये तमाम चीज़ें Li+, इसके अलावा बेटा इसके कोफिशिएंट में 2 है तो इसको हम रेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर। इसके अलावा बेटा C2O4, इसके ऊपर चार्ज आया -2, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका KSP एक्सप्रेशन भी लिख दिया। तीसरा सॉल्ट है बेटा हमारे पास MgCO3, सॉलिड स्टेट में है, पानी में डाला तो ये क्या हुआ बेटा, आयनाइज हुआ, और हमारे पास प्रोड्यूस हुआ Mg, इसके ऊपर चार्ज होता है बेटा +2, ये क्लियर है। इसके अलावा प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास कार्बोनेट, तो इसके ऊपर कार्बोनेट हमने लिखा, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज आएगा -2, अगर इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर -2 आएगा। तो हम इसके लिखने जा रहे हैं बेटा KSP एक्सप्रेशन। तो KSP एक्सप्रेशन हम लिखेंगे बेटा आयंस की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर आएगा बेटा Mg+2, और इधर आएगा बेटा कार्बोनेट आयन, क्लियर। इस तरीके से हमने लिख दिया बेटा इसका KSP का एक्सप्रेशन। चौथा सॉल्ट है हमारे पास सिल्वर फॉस्फेट Ag3PO4, सॉलिड स्टेट में हमने पानी में डाला तो ये क्या बेटा आयनाइज हुआ कुछ अमाउंट में, क्योंकि स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो देखिए बेटा Ag3 है तो आयंस की फॉर्म में इसके बाद चार्ज होगा +1 होगा, और Ag3 है तो यहाँ लिखेंगे बेटा 3, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसके अलावा बेटा फॉस्फेट है PO4, तो ये क्या बेटा इसके ऊपर टोटल चार्ज 3 है, तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा -3, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सवाल हमने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें हम क्या है बेटा किसी स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की KSP की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो आ जाए देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.8 जो कि पेज नंबर 157 पर मौजूद है। इसके अलावा बेटा एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 163 पर मौजूद है। तो दोनों सवालात में हमें KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा गिवन सॉल्ट्स के लिए, ठीक है।
तो एग्जाम्पल 7.8 में जो हमें सॉल्ट दिया गया है वो है सिल्वर सल्फेट, इसकी KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लेड फ्लोराइड सॉल्ट दिया गया है, इसकी हमें KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन इन दोनों सवालों को हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आप जो है कॉन्सेप्ट्स को बआसानी समझ सकें। और उसके बाद क्या बेटा, ये सवाल आपने बाद में खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और अगर ना सॉल्व हो तो तब आपने इसे देखना है। ठीक है, तो पहले मैं 2 आपको एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करवाता हूँ। दी सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है, तो हमें AgCl की सॉलिबिलिटी दी गई है, वो कितनी दी गई बेटा, 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो AgCl की जो हमें सॉलिबिलिटी दी गई है वो है बेटा 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल। लेकिन किसमें बेटा, पर dm³ के एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, 1 dm³ के एक्वस सोल्यूशन में। तो अगर आगे 1 dm³ का एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें क्या बेटा, AgCl के इतने मोल्स बआसानी हल पजीर होते हैं। ठीक है, इतने मोल्स बआसानी हल हो जाएंगे, और जब AgCl जो है बेटा इतने मोल हल होगा तो प्रोड्यूस करेगा बेटा सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, तो आज देखते हैं बेटा, डेटा बनाते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं बेटा सॉलिबिलिटी किसकी बेटा, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl, वो कितनी बेटा, 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ठीक है, तो 1 dm³ के एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इतने मोल जो है वो सॉल्यूबल होते हैं। मालूम करना है हमें बेटा KSP, ये बात क्लियर। तो हमें क्या बेटा, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या होगी बेटा, AgCl सॉलिड, ठीक है, तो वाटर में डिजॉल्व होगा, प्रोड्यूस होगा बेटा सिल्वर आयन, ये बात क्लियर, और प्रोड्यूस होगा बेटा क्लोराइड आयन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा, AgCl के इतने मोल हल पजीर है 1 dm³ के सोल्यूशन में, ठीक है, तो सिल्वर के कितने आयन प्रोड्यूस होंगे और क्लोराइड के आयन कितने प्रोड्यूस होंगे, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप इस इक्वेशन को देखें। मिसाल के तौर पे अगर क्या बेटा, AgCl के 1 मोल मुकम्मल तौर पर हल पजीर हो जाते हैं, ठीक है, 1 dm³ के सोल्यूशन में, तो क्या है बेटा, सिल्वर आयन की भी इतनी ही कंसनट्रेशन हासिल होती है और क्लोराइड आयन की भी सेम कंसनट्रेशन हासिल होती है हमें। ठीक है, तो अगर 1 मोल AgCl डिजॉल्व होता है तो हमें 1 मोल सिल्वर आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन हासिल होते हैं। ये बात क्लियर है। तो क्या है बेटा, अभी हमारे पास कितने डिजॉल्व होते हैं, वो होते हैं बेटा 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। तो 1 dm³ के सोल्यूशन में आपके पास इतने मोल जो है AgCl के डिजॉल्व हो सकते हैं। तो अगर इतने मोल डिजॉल्व होते हैं तो आपको सिल्वर आयन की कितनी कंसनट्रेशन हासिल होगी, क्लोराइड आयन की कितनी कंसनट्रेशन हासिल होगी, तो जो कंसनट्रेशन आपको हासिल होगी वो सेम हासिल होगी इसके। ठीक है, तो सिल्वर आयन की जो कंसनट्रेशन हमें हासिल होगी वो होगी बेटा 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ठीक है, इसी तरीके से क्लोराइड आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो भी सेम होगी 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेटा, दी इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, दी इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन R। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को, तो वो क्या हुआ बेटा, हमारे पास सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ठीक है, इसी तरीके से बेटा क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम 1.264 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। ठीक है, तो क्या बेटा, अब हम इस इक्वेशन के लिए KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो किस तरीके से लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा, दी KSP एक्सप्रेशन इज़ रिटन एज। ठीक है, तो KSP की एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लिखेंगे, तो बेटा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट सिल्वर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोराइड आयन। ठीक है, तो सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन है, देख सकते हैं बेटा 1.264 एक्सपोनेंट -5, यूनिट क्या होगी बेटा आपके पास, मोल पर dm³। ठीक है, और क्लोराइड आयन की जो कंसनट्रेशन है वो सेम है 1.264 एक्सपोनेंट -5, यूनिट बेटा मोल पर dm³। ठीक है, तो क्या है बेटा, जब आप 1.264 एक्सपोनेंट -5 1.264 एक्सपोनेंट -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, तो यूनिट देखिए बेटा मोल पर dm³, मोल पर dm³। तो देखिए बेटा मोल पर dm³ और मोल पर dm³। ठीक है, तो मोल से मोल स्क्वायर, dm से dm6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा मोल स्क्वायर और क्या हो जाएगा बेटा, dm की पावर 6। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने इस सवाल की KSP की वैल्यू मालूम कर ली। तो इसको आप क्या बेटा बुक से मैच भी कर सकते हैं, तो बुक में भी KSP की जो वैल्यू है AgCl के लिए वो यही है। ठीक है, तब इसके अलावा बेटा हम दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है, दी सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 इज़ फाउंड टू बी।
तो PbCl2 की जो सॉल्युबिलिटी हमारे पास है वो है बेटा 1.650 एक्सपोनेंट -2 मोल, ठीक है, पर DM³ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी हमें दे दी गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें इसकी KSP की वैल्यू मालूम करनी है। तो डेटा बनाए बेटा, सॉल्युबिलिटी लिखें किसकी बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 लेड क्लोराइड, वो क्या बेटा 1.650 एक्सपोनेंट -2 मोल पर DM³। 1 DM³ के सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन में इतने मोल जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है, ठीक है। तो हमें सॉल्युबिलिटी दे दी गई, इतने मोल जो है वो डिज़ोल्व होगा। मालूम क्या करना है बेटा, KSP मालूम करना है। सोल्यूशन में जाए इक्वेशन लिखें, इक्वेशन क्या है बेटा PbCl2, ठीक है, और प्रोड्यूस होगा बेटा आपके पास लेड आयन। लेड के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये आयनाइज होगा किसमें बेटा, क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास क्लोराइड आयन। तो यहाँ देख सकते हैं बेटा PbCl2 है, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 2 का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या है बेटा, अगर आप इस इक्वेशन में देखें, अगर आपके पास क्या बेटा, अगर 1 मोल PbCl2 कम्प्लीटली आयनाइज होता है तो प्रोड्यूस करेगा बेटा 1 मोल लेड आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन, ठीक है। तो अगर इतने अमाउंट में, इतनी कंसनट्रेशन में अगर आपके पास PbCl2 आयोनाइज होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या बेटा, सेम अमाउंट में लेड आयन आएगा, ठीक है, सेम कंसनट्रेशन में लेड आयन आएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास जो क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन होगी वो इसके डबल होगी, ठीक है। लेकिन क्लोराइड आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो इसके डबल होगी। ये बात तो क्लियर। तो आ जाए बेटा यहाँ पे लिखते हैं। तो लेड आयन की कंसनट्रेशन होगी बेटा 1.650 एक्सपोनेंट -2 मोल पर DM³, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए बेटा मैं यहाँ पे 2 का इजाफा करता हूँ, देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और बाकी मैं वही लिख देता हूँ सेम 1.650 एक्सपोनेंट -2, और यूनिट है बेटा मोल पर DM³, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई मसला तो नहीं। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है बेटा, दी इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन R, ठीक है। तो लेड की कंसनट्रेशन Pb, इसके ऊपर चार्ज +2, 1.650 एक्सपोनेंट -2 मोल पर DM³। इसके अलावा बेटा क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन Cl-, ठीक है। तो क्या है बेटा, हमारे पास देख सकते हैं 2, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1.650 एक्सपोनेंट -2 से, और इसको मल्टीप्लाई करते देखते वैल्यू क्या आती है, 2 × 1.650 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा, वो आ रही है बेटा 3.3 एक्सपोनेंट -2 मोल पर DM³, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई इनके आयंस की। तो अब हम क्या बेटा इस इक्वेशन के लिए KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यही वर्डिंग इस्तेमाल करनी है आपने, दी KSP एक्सप्रेशन इज रिटेन एज, ठीक है। तो KSP, तो क्या है बेटा आपके पास प्रोडक्ट में लेड आयन Pb की चार्ज +2, और इसके अलावा बेटा Cl, ठीक है। तो Cl आयन, और इसके कोफिशिएंट कितने 2 है, इसको आपने रेस कर देना इन द फॉर्म ऑफ पावर। वैल्यूज़ रखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या है 1.60 1.650 एक्सपोनेंट -2, यूनिट है बेटा मोल पर DM³, ठीक है। और क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन इसके डबल है, तो वो क्या आ रही बेटा हमारे पास 3.3 एक्सपोनेंट -2, यूनिट है बेटा मोल पर DM³, ठीक है। तो यूनिट लिख दी। तो देखिए बेटा क्लोराइड आयन के ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने भी यहाँ पे स्क्वायर लेना, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या बेटा हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, तो लिखेंगे बेटा 1.650 एक्सपोनेंट -2, ब्रैकेट लगाएं, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाएं, लिखें 3.3 एक्सपोनेंट -2, और उसके ऊपर क्या बेटा होल स्क्वायर लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड जो है वो आसानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 1.8 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया, और यूनिट आपके पास क्या होगा, यूनिट को आप सॉल्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा आपके पास क्या यहाँ पे मोल पर DM³ है, और यहाँ भी मोल पर DM³ है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आपको आना चाहिए। ये आपके पास होगा बेटा मोल की पावर क्यूब, और DM की पावर क्या होगी बेटा आपके पास 9 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये 2 सैम्पल सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाए अपनी तरफ से। तो उम्मीद करते बेटा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बेटा हमने PbCl2 के KSP की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। तो किताब से भी आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूँगा बेटा आप ये सवाल खुद सॉल्व करें, अगर ना हो तो तब आपने इसको आगे लेकर बढ़ना है, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो आ जाए बेटा इसको देखते हैं। अब आ जाए बेटा एग्जाम्पल 7.8 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें KSP की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्ट है सिल्वर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Ag2SO4। इसको इस्तेमाल करते बेटा मेडिसिनल पर्पस में ज़ख्मों को ठीक करने के लिए।
इट्स सॉलिबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर dm3। ठीक है, तो हमें क्या है बेटा, सिल्वर सल्फेट की सॉलिबिलिटी दी गई है। तो क्या है बेटा, 1 dm3 के सोल्यूशन में इतने मोल जो है बेटा सिल्वर सल्फेट के डिज़ोल्व हो सकते हैं। कितने मोल बेटा, 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल। तो हमें मालूम करना है बेटा KSP। तो आज बेटा मालूम करते हैं, डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट Ag2SO4 क्या है बेटा, सॉलिबिलिटी 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर dm3। मालूम करना है बेटा KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूशन बेटा हमारे पास इक्वेशन होगी बेटा इस सॉल्ट के लिए, Ag2SO4 अगर डिज़ोल्व होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में डिज़ोल्व होगा बेटा वाटर में, तो हमें हासिल होगा बेटा सिल्वर आयन। क्या हासिल होगा बेटा, सिल्वर आयन। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे सिल्वर की तादाद 2 है, सिल्वर एटम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आयन भी जो है वो 2 आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बेटा, हमारे पास सल्फेट आयन है। ठीक है, सल्फेट आयन, इसके ऊपर चार्ज आएगा -2। ठीक है, बाकी क्या है बेटा, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें बेटा, अगर आपके पास 1 मोल सिल्वर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या है बेटा, डबल कंसनट्रेशन आएगी किसकी बेटा, सिल्वर आयन की। ठीक है, और उसके अलावा बेटा सेम कंसनट्रेशन आएगी सल्फेट आयन की। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर तो क्या है बेटा, 1 मोल सिल्वर सल्फेट डिसॉल्व होता है तो आपके पास डबल कंसनट्रेशन आएगी सिल्वर आयन की और सेम कंसनट्रेशन आएगी बेटा सल्फेट आयन की। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास सॉलिबिलिटी दी गई है बेटा सिल्वर सल्फेट की। तो सिल्वर सल्फेट जो आपके पास मौजूद है, तो इसके 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर dm3 जो है वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। तो हमारे पास सिल्वर की कितनी कंसनट्रेशन होगी और सल्फेट आयन की कितनी कंसनट्रेशन होगी, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 लिखा हुआ इससे पहले, तो सिल्वर आयन की जो कंसनट्रेशन होगी वो हमारे पास डबल होगी, तो हमने इससे पहले 2 लिख दिया। ठीक है, और जो सॉलिबिलिटी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 1.43 एक्सपोनेंट -2 और यूनिट है बेटा मोल पर dm3। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास सल्फेट आयन है। ठीक है, तो इसकी क्या है बेटा, आपके पास सॉलिबिलिटी कंसनट्रेशन 1.43 एक्सपोनेंट -2, ठीक है, मोल पर dm3। ठीक है, तो जब आपके पास सिल्वर सल्फेट डिज़ोल्व होगा, जितनी कंसनट्रेशन इसकी डिज़ोल्व होगी उतनी ही कंसनट्रेशन सल्फेट आयन की होगी। ठीक है, लेकिन जो सिल्वर आयन की है ये डबल होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं बेटा इसकी इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वैसे तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, द इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन R। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम सिल्वर आयन, Ag के ऊपर पावर जो चार्ज आएगा वो आपके पास प्लस आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, 2 × 1.43 एक्सपोनेंट -2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है बेटा 2.86 एक्सपोनेंट -2 और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लिखेंगे बेटा मोल पर dm3। ठीक है, अब इसके अलावा बेटा आपके पास सल्फेट आयन है SO4 -2। ठीक है, तो सल्फेट की क्या है बेटा, सेम कंसनट्रेशन है 1.43 एक्सपोनेंट -2 मोल पर dm3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब हमें लिखनी है बेटा इस इक्वेशन की KSP की एक्सप्रेशन। ठीक है, दी KSP एक्सप्रेशन इज रिटन एज। ठीक है, तो लिखना है बेटा KSP और आपने क्या लिखना है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो आयन की सूरत में क्या है बेटा, आपके पास सिल्वर आयन है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बेटा, देखें यहाँ पे सिल्वर आयन के कोफिशिएंट क्या बेटा 2 है, तो इसको हमने पावर के तौर पर रेस करना है। ठीक है, और सल्फेट आयन की क्या है बेटा, हमने कंसनट्रेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो अब आज बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन, ये है बेटा सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सिल्वर आयन की कंसनट्रेशन है बेटा 2.86 एक्सपोनेंट -2, यूनिट है बेटा मोल पर dm3। ठीक है, मोल पर dm3। इसके अलावा बेटा आपके पास सल्फेट आयन की कंसनट्रेशन जो कि है बेटा 1.43 एक्सपोनेंट -2 और मोल पर dm3। ठीक है, तो हमने क्या बेटा इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो हमने क्या बेटा इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है। ठीक है, यूनिट का भी स्क्वायर आएगा, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आज देखते हैं किस तरीके से होगा। ब्रैकेट लगाना है 2.86 एक्सपोनेंट -2, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 1.43 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है बेटा 1.17 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो अब आज बेटा इसकी यूनिट्स को देखते हैं। तो अगर आप क्या बेटा मोल पर dm3 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा मोल स्क्वायर और dm6। ठीक है, और इधर क्या है बेटा मोल पर dm3। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा मोल क्यूब।
ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे dm की पावर 9, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस सॉल्व के लिए KSP की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, जो कि है 1.17 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा एग्जाम्पल 7.8 को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 163 पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से बस मैं इसकी यूनिट मिटा दे रहा हूँ। तो सवाल है हमारा बेटा, लेड फ्लोराइड इज़ अ हाई मेल्टिंग वाइट सॉलिड यूज इन ग्लास कोटिंग, ठीक है। तो ग्लास की कोटिंग में इस्तेमाल होता है ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके बेटा IR रेस को, ठीक है। तो खैर इसको छोड़ आगे बढ़ते बेटा, इट्स सॉलिबिलिटी इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.58 ग्राम पर DM3, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सॉलिबिलिटी दी गई है बेटा वो ग्राम पर DM3 में दी गई है। इससे पहले आपने जितने भी सवाल सॉल्व किए वहाँ पर जो सॉलिबिलिटी दी जा रही थी वो दी जा रही थी बेटा मोल पर DM3 में, ठीक है। तो इसे हमें तब्दील करना पड़ेगा किसमें बेटा, मोल पर DM3 में। तो उसको हम मोल पर DM3 में किस तरीके से तब्दील करेंगे। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो वो करते हैं बेटा, हम मैस को डिवाइड करते हैं किससे बेटा, मोलर मैस से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लेड फ्लोराइड का जो है मैस दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसके मैस को तब्दील करना पड़ेगा किससे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स में। तो वो कैसे करेंगे बेटा, इसके गिवन मैस को हम डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मोल्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम डेटा बनाते हैं KSP कैलकुलेट करने के लिए, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मोलर मैस ऑफ PbF2, ठीक है, PbF2। तो अब आपके पास जो लेड का जो आपके पास मोलर मैस होगा वो होगा बेटा 207.2, ठीक है। और फ्लोरीन आपके पास कितना बेटा, 2 है, ठीक है। तो एक का आपके पास जो मोलर मैस होता है वो होता है बेटा 90। तो यहाँ पे मैं यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ, वो आती है बेटा 245.2। और मोलर मैस की यूनिट होती है बेटा ग्राम इनटू मोल इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मामला होगा। तो हमें बेटा सॉलिबिलिटी दी गई है किसकी बेटा, लेड फ्लोराइड की। तो सॉलिबिलिटी ऑफ PbF2 किस में दी गई बेटा, ग्राम पर DM3, ठीक है। 0.58 ग्राम पर DM3। तो उसको मैंने ऊपर भेज दिया और ये पावर माइनस हो गया, ठीक है। तो इसे मुझे चेंज करना है बेटा किसमें, मोल पर DM3 में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस टर्म को मैं दोबारा लिखता हूँ 0.58 ग्राम इंटू DM3 इनवर्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि बेटा इसे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मैस से, ठीक है। तो इसका मोलर मैस क्या है बेटा 245.2, और यूनिट क्या है, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। तो बेटा देखिए यूनिट में ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। और अगर हम इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं 0.58 को 245.2 से, ठीक है, तो वैल्यू आती है हमारे पास 2.365, ठीक है, एक्सपोनेंट -3, ठीक है। अब यूनिट भी लिख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे मोल इनवर्स से नीचे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मोल पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर क्या बेटा DM3 जो है वो पहले से ही मौजूद है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है बेटा, ये मोलर कंसनट्रेशन में जो है वो तब्दील हो गया है, ठीक है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब आगे के और काम करने हैं, इक्वेशंस को लिखना है और सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो KSP मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखें तो इक्वेशन क्या होगी बेटा हमारे पास लेड फ्लोराइड की, तो PbF2, ठीक है, सॉलिड में होगा, आयोनाइज होगा वाटर में, और प्रोड्यूस होगा बेटा लेड आइन, जिसके ऊपर चार्ज आएगा +2 एक्वस सोल्यूशन में। इसके अलावा बेटा F2 है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो F के ऊपर आएगा चार्ज माइनस, ठीक है। F2 है तो यहाँ पे आपने 2 लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं। तो देखिए बेटा हमारे पास सॉलिबिलिटी है किसकी बेटा, PbF2 की, लेड क्लोराइड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास अगर 1 मोल लेड फ्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व होता है, अगर 1 मोल लेड फ्लोराइड डिज़ोल्व होता है तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होगा बेटा आपके पास 1 मोल लेड आइन, ठीक है, जबकि 2 मोल फ्लोराइड आइन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है वो डबल प्रोड्यूस होगा और ये जो है वो सेम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉलिबिलिटी में जो वैल्यू मौजूद है वो है 2.365 एक्सपोनेंट -3 मोल इंटू DM3 इनवर्स। तो अगर तो हमारे पास 2.365 एक्सपोनेंट -3 मोल जो है लेड फ्लोराइड डिज़ोल्व होता है तो उसके नतीजे में जो है आपके पास जो लेड आइन की कंसनट्रेशन प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, ठीक है, जबकि जो फ्लोराइड आइन की जो कंसनट्रेशन होगी वो इसके डबल होगी। तो आज देखते हैं बेटा लेड आइन की कंसनट्रेशन आपके पास क्या होगी, वो होगी बेटा सेम 2.365 एक्सपोनेंट -3, और यूनिट है बेटा मोल इंटू DM3 इनवर्स। इसके अलावा बेटा फ्लोराइड आइन की, इससे पहले आपने 2 लगा देना है, बाकी तमाम चीज़ें वैसे के वैसे ही लिखनी है। 2.365 एक्सपोनेंट -3 और यूनिट है मोल इंटू DM3 इनवर्स, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं बेटा आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है, द इक्विलिब्रियम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन आर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेड की कंसंट्रेशन Pb+2 वो क्या है बेटा 2.365 एक्सपोनेंट -3 मोल इंटू DM³ इनवर्स। और जो फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है वो है कि आपके पास 2 × 2.365 एक्सपोनेंट -3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 4.73 एक्सपोनेंट -3। यूनिट होगी बेटा मोल पर DM³ या मोल इंटू DM³ इनवर्स। तो यहाँ तक हमने ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे बेटा KSP की एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए। तो KSP की एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं यहाँ वर्डिंग नहीं लिख रहा, यहाँ एक लाइन मार दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो KSP की एक्सप्रेशन क्या होगी बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे लेड मौजूद है तो हम लिखेंगे Pb चार्ज +2। इसके अलावा क्या बेटा फ्लोराइड आइन तो F-, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो इसको इन द फॉर्म ऑफ पावर हमने रेस करना है। और हम कंसनट्रेशन लिखते हैं बेटा लेड आइन की, तो लेड आयन की कंसंट्रेशन ये रही और फ्लोरीन की कंसंट्रेशन ये रही, ठीक है। तो लेड की कंसंट्रेशन बेटा 2.365 एक्सपोनेंट -3 यूनिट है मोल इंटू DM³ इनवर्स। इसके अलावा बेटा फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जो कि लिखी भी है 4.73 एक्सपोनेंट -3 यूनिट है मोल इंटू DM³ इनवर्स, ठीक है। तो देखिए बेटा इसके पावर 2 है तो हमने भी इसके पावर 2 लिखा है। तो अब क्या बेटा इनके मैग्नीट्यूड्स को सॉल्व करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड तो आसानी सॉल्व हो जाएगा और इसके ऊपर क्या बेटा स्क्वायर। तो कैलकुलेटर उठाएं, ब्रैकेट लगाएं 2.365 एक्सपोनेंट -3 फिर ब्रैकेट 4.73 एक्सपोनेंट -3 और फिर ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं बेटा वैल्यू क्या आती है हमारे पास। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 5.29, ठीक है। तो 29 को रिप्लेस करके हम लिखेंगे बेटा 5.3 और एक्सपोनेंट -8। तो यहाँ पे बेटा हमने KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर दी लेड फ्लोराइड के लिए। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट आपके पास होगी मोल की पावर जो आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। और DM की पावर क्या आएगी बेटा -9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो KSP की वैल्यू है लेड फ्लोराइड के लिए वो आई बेटा 5.3 एक्सपोनेंट -8, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने 2 सवाल को सॉल्व कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट जो सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम जो है वो फाइंड करेंगे बेटा मोलर सॉल्युबिलिटी। क्या फाइंड करेंगे बेटा मोलर सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम आयन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे और हमें जो है वो KSP की वैल्यू दी गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको KSP की वैल्यू पता है तो उससे आप किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को पता कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.9 जिसमें हम KSP की वैल्यू की मदद से एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे। लेकिन इस किस्म का सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब में एक दिया गया है जो कि है एग्जाम्पल 7.9, ठीक है। तो मैंने इस किस्म के 2 सवाल लिखे हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन दोनों में से मैं आपको एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा एग्जाम्पल 7.9 सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, तो आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आज बेटा ये सवाल सॉल्व करते हैं जो कि मैंने लिखा है। इसे मालूम करना है हमें कैलकुलेटिव मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। तो AgCl की मोलर सॉल्युबिलिटी हमें मालूम करनी है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं बेटा मोल पर DM³ में, ठीक है, इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और AgCl की जो KSP की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -10, ठीक है, क्लियर है। तो आज बेटा इसको सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसकी इक्वेशन। तो AgCl जो है वो सॉलिड में है, डिज़ोल्व होगा पानी में और प्रोड्यूस करेगा बेटा सिल्वर आयन, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा आपके पास क्लोराइड आयन। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं। तो बेटा हमारे पास AgCl की जो कंसंट्रेशन है वो नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमें सपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम AgCl की जो कंसंट्रेशन है वो सपोज करेंगे कि वो हमें दी गई बेटा S मोल पर DM³ दी गई। कितनी दी गई बेटा S मोल पर DM³ हमें दी गई है, ठीक है। तो हमें AgCl की जो सॉल्युबिलिटी दी गई है वो दी गई बेटा S मोल पर DM³। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इस S मोल पर DM³, ठीक है। तो सपोज करें आपको जो सॉल्युबिलिटी दी गई है AgCl की वो क्या है बेटा S मोल पर DM³, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा S मोल पर DM³ जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी कंसंट्रेशन में सिल्वर आयन और कितनी कंसंट्रेशन में क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
तो जितनी कंसनट्रेशन में आपके पास AgCl है उतनी ही कंसनट्रेशन में आपके पास सिल्वर आयन, उतनी ही कंसनट्रेशन में क्लोराइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इज S मोल पर dm³। ठीक है, क्लियर है। एंड क्लोराइड आयन इज S मोल पर dm³। ठीक है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगी जैसे कि हमने इससे पिछली बार भी देखा। अगर आपके पास 1 मोल AgCl है तो 1 मोल सिल्वर आयन प्रोड्यूस होगा, 1 मोल क्लोराइड आयन। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है AgCl की वो क्या है बेटा S मोल पर dm³ है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी बेटा, सिल्वर आयन की भी S मोल पर dm³ होगी और क्लोराइड आयन की भी S मोल पर dm³ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन वो क्या होगी बेटा S मोल पर dm³ और क्लोराइड आयन की भी क्या होगी बेटा S मोल पर dm³। ठीक है, तो क्या है बेटा हम इस इक्वेशन के लिए KSP की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखते हैं बेटा, दी KSP एक्सप्रेशन इज रिटन एज KSP। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास आयन कौन सा है बेटा, सिल्वर आयन। क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं। इसके अलावा बेटा क्लोराइड आयन, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या है बेटा हमारे पास S मोल पर dm³, S मोल पर dm³। तो यहाँ रखेंगे बेटा S मोल पर dm³। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सर्कल ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी रखेंगे बेटा x मोल। ठीक है, और KSP की वैल्यू क्या है बेटा आप देख सकते हैं AgCl के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -10, 1.6 एक्सपोनेंट -10। तो क्या बेटा S से S मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा S स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसकी दोनों साइड में क्या लेंगे बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये रहा सॉल्युबिलिटी और इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी आया बेटा स्क्वायर रूट और इसके अंदर आया 1.6 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ सॉल्युबिलिटी। तो क्या बेटा इसको कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना होगा, तो आ जाए करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है बेटा 1.264 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, यूनिट होगी बेटा मोल पर dm³। ठीक है, क्योंकि हमने मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड की है। तो इससे पहले जो 2 सवाल मैंने अपनी तरफ से करवाए थे तो अगर आप उसको देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। ठीक है, तो सवाल में हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई थी तो हमने KSP की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, आप जाके मैच कीजिएगा। और इस सवाल में मैंने KSP की वैल्यू लिखी तो अब क्या मालूम की बेटा सॉल्युबिलिटी मालूम की है। ठीक है, तो आपने इस सवाल को खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर ही पिछले सवाल में मौजूद जो 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा तौर पर करवाए हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.9। तो अब एग्जाम्पल 7.9 सॉल्व करने जा रहे हैं। दी KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज 2.1 एक्सपोनेंट -16 मोल क्यूब पर dm9। ठीक है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड की KSP की वैल्यू हमें दी गई है तो KSP की वैल्यू की मदद से किसी भी सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है, कैलकुलेटेड सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर dm³। ठीक है, तो अगर आपने इसकी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर dm³ में मालूम करनी है तो कोई मसले की बात नहीं। तो जब भी आप सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे तो सबसे पहले आपने मालूम करना पड़ेगा बेटा मोल पर dm³, यानी मोलर सॉल्युबिलिटी सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद जाके क्या है बेटा हम सॉल्युबिलिटी मालूम कर सकेंगे बेटा ग्राम पर dm³ में। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ग्राम पर dm³ या मोलर सॉल्युबिलिटी, लेकिन आपने क्या बेटा मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आप ग्राम पर dm³ में सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हमें जो सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी बेटा ग्राम पर dm³ में भी फाइंड करनी है तो हमें क्या बेटा मोलर मैस की भी ज़रूरत होगी जिंक हाइड्रोक्साइड की। तो सबसे पहले बेटा डेटा बनाते हैं और जिंक हाइड्रोक्साइड की क्या है बेटा मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मोलर मैस ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड वो क्या होगा बेटा हमारे पास, तो जिंक का जो मोलर मैस होता है वो होता है बेटा 65.4। इसके अलावा बेटा जो हाइड्रोक्साइड का जो आपके पास वेट होगा वो होगा बेटा 17 और ये जो है बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम सम करते हैं। तो इसको सम करने में जो वैल्यू आई वो आई बेटा 99.4 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो मोलर मैस पता चल गया हमें जिंक हाइड्रोक्साइड का और हमें KSP दिया गया है। ठीक है, तो KSP जो हमें दिया गया बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड का वो है 2.1 एक्सपोनेंट -16। यूनिट भी लिखना चाहें तो लिख ले, मोल क्यूब पर dm9। मालूम क्या करना बेटा सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है। किसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड मालूम करनी है। किससे मालूम करनी बेटा, इन ग्राम पर dm³ में मालूम करनी है। तो सोल्यूशन लिखें। ठीक है, फिर इक्वेशन लिखेंगे बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है,
तो सॉलिड है, आयोनाइज होगा, प्रोड्यूस करेगा बेटा जिंक आयन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, और प्रोड्यूस होगा बेटा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो देखिए बेटा OH होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे आपने 2 लगाना है, ठीक है। तो ये है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें और समझे, सपोज करें कि बेटा हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड के 1 मोल आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सपोज करें बेटा आपके पास 1 मोल जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो आपके पास प्रोड्यूस होगा बेटा 1 मोल जिंक आयन और 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो अगर क्या बेटा इसके 1 मोल डिसोसिएट होते हैं तो ये तो सेम प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये डबल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 मोल डिसोसिएट होगा तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होगा और ये 2 मोल प्रोड्यूस होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो हमें क्या बेटा सॉल्युबिलिटी मालूम करनी और हमें सॉल्युबिलिटी नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हमें सपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है इसको हमें सपोज करना पड़ेगा S मोल पर dm³, ठीक है। तो ये हम सपोज करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज S मोल पर dm³, ठीक है। तो अगर जिंक की सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा S मोल पर dm³ है, तो क्या बेटा जब S मोल जो है वो डिसोसिएट होगा तो आपके पास प्रोड्यूस होगा बेटा जिंक आयन की कंसनट्रेशन सेम S मोल, ठीक है। ये बात क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसकी कंसनट्रेशन जो प्रोड्यूस होगी बेटा वो सेम मोल प्रोड्यूस होगी S मोल, जबकि इसकी कंसनट्रेशन क्या होगी बेटा डबल होगी, वो डबल कितनी होगी बेटा 2S होगी, ठीक है। तो S का डबल क्या हो गया बेटा 2S हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज S मोल पर dm³, और इसकी होगी बेटा 2S मोल पर dm³, ठीक है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज S मोल पर dm³ एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज 2S मोल पर dm³, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं बेटा दी KSP एक्सप्रेशन, ठीक है। दी KSP एक्सप्रेशन इज रिटन एज, तो लिखेंगे बेटा KSP और इसके बाद जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इसको लिखेंगे Zn, इसके ऊपर चार्ज +2, इसके अलावा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, इसके कोफिशिएंट है 2, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन के बाद आपने जो कोफिशिएंट है उसको पावर के तौर पर भेज देना है, तब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो KSP की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है बेटा 2.1 एक्सपोनेंट -16, यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा हमने आयन की कंसनट्रेशन को सपोज किया है जिंक के S मोल और हाइड्रोक्साइड आयन के 2S, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा S, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड के लिखेंगे 2S, और इसके ऊपर क्या है बेटा स्क्वायर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो 2S का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा बेटा 4S स्क्वायर आएगा, और ये बिल्कुल वैसे ही कर ऐसे ही रहेगा 2.1 एक्सपोनेंट -16। तो इसको सॉल्व करें तो आएगा बेटा 4S³, ठीक है, और इसकी वैल्यू बिल्कुल वैसे के वैसे ही मौजूद है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं बेटा इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज कर लेते तो सॉल्व करने में हमें आसानी होती है, आप भी कंफ्यूज नहीं होते। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास मौजूद है 4S³। तो हमें S की वैल्यू मालूम करनी है, पहले तो 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को हम डिवाइड में भेज देते हैं बेटा 2.1 एक्सपोनेंट -16 के, तो यहाँ बचा सिर्फ S³। तो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमारे पास आई है S³ की वो आई है 5.25 एक्सपोनेंट -17, ठीक है। देख सकते हैं इसको, अब 2.1 को हमने डिवाइड किया इसको 4 से, तो S³ की वैल्यू आ गई। तो क्या है बेटा हमें S की वैल्यू चाहिए, सॉल्युबिलिटी मालूम करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि S के ऊपर क्या है बेटा आपके पास क्यूब मौजूद है, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अगर स्क्वायर होता है इसके ऊपर तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसके ऊपर क्यूब है तो हम क्यूब रूट लेंगे, क्लियर है। तो क्यूब रूट लेंगे तो ये होगा S³, इसके ऊपर भी आएगा क्यूब रूट 5.25 एक्सपोनेंट -17। कैलकुलेटर में किस तरीके से लेंगे, तो कैलकुलेटर में लेने के लिए आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर रूट का बटन दबाना है और फिर इसमें लिखना है 5.25 एक्सपोनेंट -17, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने जो वैल्यू आई वो आई बेटा 3.74 एक्सपोनेंट -6, और ये कट गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ आपके पास S। तो इस तरीके से हमें सॉल्युबिलिटी पता चल गई, और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वो होगी बेटा आपके पास मोल पर dm³। तो मैंने आपको कहा था जब भी आप सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे तो पहले जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा मोल पर dm³ में, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया वो क्या सॉल्व किया बेटा मोल पर dm³ लेकर सॉल्व किया। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा किस में, ग्राम पर dm³ में। तो ग्राम पर dm³ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो अगर हमें मैस मालूम करना और हमें मोल दिया गया है, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड के मोल है,
तो इसको हमें कन्वर्ट करना है बेटा ग्राम में। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मोलर मैस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल से। तो मोल दिया हुआ है तो मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस जो कि है 99.4। तो यहाँ पे हम कुछ वर्डिंग लिखेंगे। तो लिखेंगे बेटा टू गेट द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई द मोल्स ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड विद द मोलर मैस ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आज हम सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं बेटा ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो लिखेंगे बेटा 3.74 एक्सपोनेंट -6, यूनिट क्या है बेटा मोल इंटू डीएम क्यूब इनवर्स। तो डीएम क्यूब मैंने ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे बेटा माइनस के साइन के साथ लिखा है। तो मैंने कहा बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, मोलर में से। तो मोलर में से बेटा 99.4 और यूनिट क्या है मोलर में से ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो देखिए बेटा यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये मोल से मोल कैंसिल, क्लियर। मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 3.71 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास क्या हुई देखिए बेटा ग्राम इंटू डी एम क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो डी एम क्यूब को नीचे भेज दें तो वो हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या है बेटा हमने सॉल्युबिलिटी मालूम कर ली ग्राम पर डी एम क्यूब में, तो इसका आंसर ठीक आया हमारे पास। तो यहाँ पे बेटा वर्डिंग लिख सकते हैं दी सॉल्युबिलिटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इन ग्राम पर डी एम क्यूब इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं तमाम सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।